हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद तौना। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के अपने सीटीपी स्पेशल मॉक टेस्ट का, जिसमें हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, जो कि आपके आने वाला जो सीटेट का एग्जाम है वो उसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश ज़रूर होना चाहिए। मतलब क्या ज़रूर होना चाहिए? अभिभावकों का समावेशन, विद्यार्थियों का बहिष्करण, अन्य शिक्षकों का समावेशन या विद्यार्थियों का समावेशन? तो यहाँ बात हो रही है विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो का, तो राइट आंसर भी होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों का समावेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पोर्टफोलियो किसका बनाना है? विद्यार्थियों का बनाना है, तो विद्यार्थियों का समावेशन होना आवश्यक होता है। पोर्टफोलियो होता क्या है? तो आपको बता दें, छात्रों को समय के साथ उनकी सीखने की प्रगति और कौशल विकास पे रखने पे मदद करता है, नज़र रखने पे मदद करता है आपका पोर्टफोलियो, ठीक है? कि बच्चे ने अब तक क्या सीखा है और वो किस प्रकार सीखा है, इसका पोर्टफोलियो विद्यार्थी अपना स्वयं बना सकता है कि वो डेली क्या सीखता है, उसने क्या सीखा, वो आगे के लिए क्या सीखेगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन या विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो यहाँ पे क्रिएटिव कार्य का आकलन कार्य क्या पूछा है? तो इसमें क्रिएटिव आकलन कार्य आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। यहाँ पे कोई भी क्रिएटिव या रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है, ठीक है? आप विद्यार्थियों को उनकी योग्यता क्रम पर डिसाइड कर रहे हो, ये तो बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है। क्रिएटिव होता है आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हो, उनसे आप एक्सपेरिमेंट करवा सकते हो, ये क्रिएटिव हो सकता है। बट उनका योग्यता क्रम में उनका निर्धारण करना, ये कोई भी आपका क्रिएटिव कार्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न हो जाएगा, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये पॉइंट ज़रूर आपको देखना है कि सही है या सही नहीं है। इसमें बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और गलत लगाकर चले आते हैं। इसलिए क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। बच्चों के प्रयासों की स्वीकृति, अध्यापक के अनुसार कार्य करना, बच्चे की स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट हो जाएगा, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, ठीक है? कभी भी बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको बच्चे के अनुसार कार्य करना है, क्योंकि ये जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, ठीक है? आपको बालक के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है, ना कि अध्यापकों के अनुसार कार्य करना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीकरण, परिकल्पित निगनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 होते हैं, जीन पियाजे के विकास के चरण, ठीक है? उसमें आपसे पूछा जा रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, विचार व सोच में केंद्रीकरण, ठीक है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विचार व सोच में केंद्रीकरण आपका नजर आने लगता है, जो कि होती है 7 से 11 वर्ष, ठीक है? 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है आपका, कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि आपका 30 में से कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है? आपने कितने आप इसमें क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना या व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। बात यहाँ पर हो रही है आंतरिक अभिप्रेरणा की, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, ठीक है? जो बच्चा है वो अपने अभिप्रेरणा के लिए, आंतरिक अभिप्रेरणा अपने सुख के लिए है ना, तो व्यक्तिगत आनंद के लिए वाद्य यंत्र बजाना यहाँ पर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है,
लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास प्रकृति में असंतत है, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, या आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है। तो लेव वाइगोत्स्की का जहाँ पर आप नाम सुन लेते हैं वहाँ पे आपका सीधा जो आपको कहीं भी सामाजिक वर्ड दिख जाए तो आप वहाँ पे टिक कर देना, ठीक है? सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, ऐसा मानना था लेव वाइगोत्स्की का, ठीक है? लेव वाइगोत्स्की का क्या मानना था? विकास जो है सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, ये मानना था लेव वाइगोत्स्की का। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित के कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? ये कथन आपको पढ़ना है कि जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद में जीवन के भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। भाषा का विकास पूरी तरह आनुवंशिकी पर निर्भर है। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। यह भाषा अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। तो यहाँ जो राइट आंसर बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, ठीक है? भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है, जिस काल में भाषा का विकास हो जाना चाहिए, ठीक है? और जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। ये कथन जो है वो इस कथन को दर्शा रहा है कि भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन में है सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठचर्या, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, या व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन, या विद्यार्थी को उनकी आधार आधार पर पृथक्करण एवं वर्गीकरण करना। तो वर्गीकरण तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को कभी भी बांटना नहीं चाहिए, ठीक है? तो यहाँ जो राइट आंसर बन रहा है वो आपका बन रहा है व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन, ठीक है? बच्चों को आप पहचानिए कि उन्हें किस प्रकार की आवश्यकता की जरूरत है और उनके आधार पे आप पाठ्यचर्या में लचीलापन लाइए। उसको सब्जेक्ट को या विषय को कुछ इस प्रकार बनाइए कि बच्चे को समझ में आ पाए, ठीक है? और समावेशी शिक्षा होती क्या है? तो समावेशी शिक्षा आशय उस शिक्षा प्रणाली से है जिसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है, ठीक है? समावेशी शिक्षा क्या है? जिसमें सभी बच्चों का समावेश हो, किसी एक नहीं, ठीक है? जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक जो है वो साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करें। ये होती है आपकी समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन हो सकता है और क्यों? आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं? आपके देश का नाम मानचित्र व इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? आपके शहर में पानी कहाँ से आता है? तो इसका जो सही आंसर है, बहुत ही सटीक आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आप बच्चों से कह सकते हैं कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? अब बच्चों से ये प्रश्न पूछेंगे तो इसमें वो अपना माइंड लगाएंगे, सोचेंगे, रचनात्मक करने की कुछ कोशिश करेंगे कि हमें पानी को किस प्रकार बचाना चाहिए और पानी को बचाने के सबसे बेहतरीन तरीके क्या-क्या हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की है और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया है? जीन प्याजे, ली वाइगोत्स्की, चार्ल्स स्पीयरमैन या हार्वर्ड गार्डनर? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की है और बुद्धि की वैकल्पिक सिद्धांत को प्रस्तावित किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? बुद्धि वातावरणीय कारणों से प्रभावित नहीं होती है। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है। बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। बुद्धि आनुवंशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बुद्धि जो है वो बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है,
ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर बन रहा है। बुद्धि के संदर्भ में कौन-सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? वो यही है कि बुद्धि जो होती है वो बहुआयामी है, बहुत प्रकार की है और समय के साथ बदल सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। अधिगम में छोटी-छोटी उपलब्धियों को पुरस्कार देके हिल और अभ्यास के द्वारा, हिल नहीं है यहाँ पे, सॉरी ड्रिल हो गई, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देके, विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके। तो आपका राइट आंसर पता क्या बनना है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है बिल्कुल, क्योंकि जब आप विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन से संबंधित करेंगे तो उससे समझना उनके लिए और भी आसान हो जाएगा और वो अपने माइंड में जल्दी से उस चीज़ को कैच कर सकेंगे और जल्दी समझ सकेंगे, ठीक है? तो एक शिक्षिका प्राथमिक कक्षा में विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके बच्चों को समझाएगी तो बच्चों को जो पढ़ना है वो आसान लगेगा और चीज़ें जल्दी समझ में आएँगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रार्थना सभा, पूर्ण समाजीकरण, बुद्धि, सभी विकल्प सही हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही हैं। नैतिक मूल्यों का विकास प्रार्थना सभा से होता है, पूर्ण समाजीकरण और बुद्धि आपके ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निम्न पर निर्भर होता है। मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको वाइगोस्की दिखे या सामाजिक दिखे तो आप तुरंत ही आंसर लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट है, सामाजिक अंतःक्रियाओं, ठीक है। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो है वो सामाजिक अंतःक्रियाओं पर निर्भर करता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। विकास का क्या अर्थ है ये आपसे पूछा जा रहा है। व्यक्तिगत निहित लक्षणों को प्रकाशित करना, गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, ऊंचाई, वजन और लंबाई में वृद्धि। ये आपका तीनों ऑप्शन गलत है, राइट है आपका। विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, गुणात्मक परिवर्तन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? बाल्यावस्था तथा पूर्णावस्था के बीच का संधि काल ये तो है नाम। समस्यात्मक अवस्था कहते हैं किशोरावस्था को। संघर्ष, तनाव व विरोध की अवस्था भी कहते हैं, बट स्फूर्ति अवस्था नहीं कहते, ठीक है। स्फूर्ति अवस्था आपका राइट आंसर है। स्फूर्ति अवस्था आपका बाल अवस्था को बोलते हैं, ठीक है, स्फूर्ति अवस्था, बट किशोरावस्था को स्फूर्ति की अवस्था नहीं बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून और आदेश पालन अभिविन्यास, सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास। तो आपका राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्र को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए, छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित व नियंत्रित हो, शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीकरण भूमिका निभाए या शिक्षण अधिगम को निर्देशित करे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छात्र को यदि स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता और नियंत्रण दिया जाए तो शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तम कक्षा शिक्षक छात्रों के प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है या उपरोक्त सभी। यहाँ राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। छात्रों के प्राकृतिक जिज्ञासा को समाप्त करना चाहिए, पारस्परिक संवाद को बढ़ावा देना चाहिए और वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करना चाहिए छात्रों को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एनसीएफ का क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन या सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, सभी, ठीक है। इन तीनों मूल्यांकन को एनसीएफ 2005 में सुझाया गया है। अगला क्वेश्चन है,
पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों होती है? ये क्वेश्चन आपको बता दें, ये प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं। कुछ नए मैंने लिए हैं और 1-2 जो हैं वो नए हैं और कुछ पुराने हैं और कुछ प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। शिक्षा की सुविधा के लिए, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बालकों को पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध करवाने के लिए इनमें से कोई नहीं। तो इसका सबसे सूटेबल आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम के निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन किसने दिया है? पेवलून, पियाजे, स्किनर या कोहलबर्ग। तो बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन है आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे, ठीक है। किसका है? जीन पियाजे का कथन है ये। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन आपका जीन पियाजे द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सी अवस्था है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जिस अवस्था की बात हो रही है इस क्वेश्चन में, वह है आपकी ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। एक छोटी बच्ची प्रतिदिन अपनी गुड़िया को कपड़े बदलती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इसे क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद, रचनावाद, मानववाद या जीववाद? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीववाद, ठीक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इसे जीववाद के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? अभिप्राय, व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान या प्रयोग करना? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु स्थायित्व, ठीक है। छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना इस बात का संकेत करता है कि शिशु जो है वो वस्तु स्थायित्व संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। उसे छिपी हुई वस्तुएं छुपे उसे वस्तु के बारे में समझ हो गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले हैं। हेडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फेडरिक ट्रेसी या ईएल पील? तो राइट आंसर आपका बन रहा है यहाँ पर जीन पियाजे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। जीन पियाजे ने बोला है कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये परिभाषा दी है किशोरावस्था की, किसने दी है? जीन पियाजे ने। किशोरावस्था की ये डेफिनेशन जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की है? ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि किसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की थी? ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। वुड, पावलव, जेम्स या थॉर्नडाइक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विलियम वुड। वुड नहीं, विलियम वुड है, ठीक है। विलियम वुड है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम वुड, यानी इनका सही नाम है विलियम वुंड। विलियम वुंड के द्वारा की गई थी सबसे पहले। जर्मनी के लिप्सिंग में प्रथम कहाँ पर की गई थी आपको बता दें? जर्मनी में हुई थी। जर्मनी के लिप्सिग में जर्मनी के लिप्सिग में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित किया गया था। उसके बाद 1890 में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की थी विलियम जेम्स ने। इसके आगे वाला क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम वुंड द्वारा बनाई गई थी, स्थापना की गई थी। साथ ही साथ कहाँ पे की गई थी? जर्मनी के लिप्सिग में। वहीं अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में एस एन सेन गुप्ता ने की थी भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे।
मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? थॉर्नडाइक, जेम्स, डीबी या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स यानी विलियम जेम्स। विलियम जेम्स द्वारा प्रकाशित की गई है ये पुस्तक मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में, ठीक है, 1890 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, रुचि ध्यान की माँ है, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? रुचि ध्यान की माँ है, यह कथन किसका है? भाटिया, मैकडूगल, क्रो एंड क्रो, विंघम। तो राइट आंसर आपका बन रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किसका किसकी है? ऑप्शन नंबर बी यानी मैकडूगल। मैकडूगल ने बोला है कि रुचि जो है वो ध्यान की माँ है। ऐसा कथन किसके द्वारा दिया गया है? मैकडूगल के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभिवृत्ति मापन की युग्म तुलनात्मक विधि किसने दी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है थर्स्टन, चेव, लिकर्ट, गेटमैन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थर्स्टन। थर्स्टन के द्वारा अभिवृत्ति मापन की युग्म तुलनात्मक विधि दी गई है। इसे थर्स्टन युग्म तुलनात्मक विधि भी बोला जाता है, ठीक है। इनके नाम पे थर्स्टन युग्म तुलनात्मक विधि भी बोला जाता है और अभिवृत्ति मापन की ये विधि थर्स्टन के द्वारा दी गई है। आगे चढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर ये आपका लास्ट है। अच्छा क्वेश्चन है, विद्यार्थी अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इंसाइट, परीक्षण और त्रुटि, शास्त्रीय कंडीशनिंग। तो आपका जो राइट आंसर बन रहा है यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परीक्षण और त्रुटि। विद्यार्थी अपनी गलतियों से सीखता है यानी व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस सिद्धांत पे आधारित है? ये सिद्धांत पे आधारित है परीक्षण और त्रुटि के सिद्धांत पर, ठीक है, क्योंकि जब व्यक्ति गलती करते हैं तभी वो सीखते हैं। तो ये थे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपके 30 आउट ऑफ कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपने इसमें से कितने क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर पाए हैं, ठीक है, और आपका लेवल किस प्रकार का है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, आपसे छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है। तो हम फिर मिलेंगे आपसे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।